हेलो एवरीवन, शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट से, साइंस से रिलेटेड, वो लाए हैं कि साइंस को लेके क्या अचीवमेंट्स रही हैं इंडिया के अंदर। हम साइंस की उपलब्धियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां कि अब तक भारत में, स्पेसिफिक टू इंडिया हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर साइंस ने अब तक क्या क्या अचीव कर लिया है। साइंस जैसे डिफेंस में, स्पेस में, मेडिकल फील्ड में और कम्युनिकेशन फील्ड में सारे हम ये विभाग पढ़ेंगे एक एक क्षेत्र करके, जिसमें हम सबके बारे में साइंस का रोल हम जानेंगे। वहीं पहले हम जान लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है साइंस को लेके भारत के अंदर। तो भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये तो हमें पता ही है। बिना साइंस हम इतना डेवलप कर ही नहीं पाते जितनी अब डेवलपिंग स्टेज पे इंडिया अब है। और इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि महर्षि सुश्रुत ने की थी, जिन्होंने शल्य चिकित्सा मतलब मेडिकल फील्ड में शल्य चिकित्सा की खोज की थी और उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के रूप में पुनः निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जाता है। अगर इन्होंने सर्जरी या शल्य चिकित्सा में अपनी खोज नहीं की होती तो सर्जरी जो आज इतनी डेवलप है, पहली बात तो सर्जरी नहीं होती। ठीक है, और सर्जरी के बिना कितने लोगों का जो मेडिकल जितने भी टेस्ट वगैरह होने थे या ऑपरेशंस होने थे वो सक्सेसफुली नहीं हो पाते। नागार्जुन ने रसायन विज्ञान की शुरुआत करी, केमिस्ट्री की। ठीक है, विज्ञान और मानव विकास एक साथ जुड़े होते हैं, ये तो पता ही है हमें कि साइंस और ह्यूमन डेवलपमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या एक साथ जुड़े हुए हैं? आपका साइंस के साथ ही ह्यूमंस का, मानव का विकास हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ह्यूमंस की डेवलपमेंट हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में भारत ने अपनी 40वें स्थान पर अपनी पहचान बनाई हुई है। किस इंडेक्स के अंदर? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के अंदर 2022 में इंडिया ने, भारत में 40वें स्थान पर पाया गया था। उस सूची में भारत ने कहां अपना स्टैंड रखा? 40। मतलब पूरे विश्व में GII के इंडेक्स के अंदर भारत ने साइंस अचीवमेंट्स को लेकर 40वां स्थान प्राप्त करा। नेशनल साइंस फाउंडेशन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि विश्व में वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में भारत 3रे स्थान पर। अब 2022 की एक और रिपोर्ट आई जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से आई। क्या उन्होंने बोला कि भारत जो है 3रे स्थान पर है। भारत ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि साइंस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर विज्ञान ने इतनी अचीवमेंट्स नहीं की होती, इतना डेवलप नहीं किया होता, तो मानव शरीर के अंदर जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां आ रही है, जो साइंस चिकित्सा मेडिकल फील्ड में डील कर पा रहा है। और सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा जिनको कहा जाता है, महर्षि सुश्रुत जी को। चंद्रयान जैसे, अब आपने देखा कि चंद्रयान भी, मंगलयान भी, ये सब साइंस की हेल्प की वजह से ही है। अगर हमें विज्ञान की नॉलेज नहीं होती तो स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ पाती? स्पेस टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ पाई है विद द हेल्प ऑफ साइंस। ठीक है, तो चंद्रयान और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष मिशनों ने भारत पर पूरी दुनिया का अपनी तकनीकी क्षमता का प्रमाण दिया है ना। इंडिया कितनी स्ट्रांग हो गई है जब से चंद्रयान गया है, सबको प्राउड है इंडिया पे और इसरो पे भी। 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। तो चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। और आज 2023 है, जहां चंद्रयान-3 आप देखें तो लॉन्च हुआ है इसरो की तरफ से, भारत की तरफ से। ठीक है, तो कितने ही कम समय में साइंस ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं और भारत को प्राउड फील कराया है। चंद्रमा पर यान भेजकर एवं वहां पानी की प्राप्ति का नया खोज कर इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है। मतलब कि उन्होंने
अपना चंद्रयान 1 जब भेजा था और 2 जब भेजा तो उनकी क्या हुआ था, उनकी खोज से उन्होंने वाटर प्रेजेंट है चांद पे, इससे पता लगाया था कि पानी है, और भारत ने एक नई उपलब्धि प्राप्त की थी। 24 सितंबर 2014 को मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटल, ठीक है, लॉन्च किया गया था। ये भी लॉन्च हुआ था भारत की तरफ से। तो ये सब साइंस की वजह से हुआ था। तो अब देखें कि साइंस की क्या उपलब्धियां हैं रक्षा के क्षेत्र में या फिर डिफेंस के क्षेत्र में। जितनी भी आर्मीज हैं, पुलिस हैं, जो भी बॉर्डर्स में हमारी रक्षा कर रहे हैं, या वायु सेना है, जल सेना है, उसमें साइंस का क्या रोल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिप्री में है, इंस्टीट्यूट के 2 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और उनमें से एक भारत है। तो इस फाउंडेशन या फिर इस इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, और उसमें से भी एक कौन है, भारत। तो वो क्योंकि साइंस की बदौलत ये सब हुआ है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है, फिर चीन है, और इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कौन है, भारत है। ठीक है, तो इंडिया खर्चे के मामले में जब आता है, जो सैन्य क्षेत्र में किया जाता है, वो 3rd नंबर पर इंडिया आती है। पहली अमेरिका, दूसरी चीन, 3rd भारत। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो जो वायुसेना की जब हम बात करें, जो भारत की है, वो 4थी सबसे बड़ी वायुसेना। ये कितनी गर्व की बात है। भारतीय सेनाएं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भारतीय सेनाएं हैं, अगर किसी से युद्ध का आ जाए तो वो किसी से नहीं डरती, वो डट कर सामना करती हैं। उनके जो जितने भी क्राफ्ट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, उनके पास जो उनके मिसाइल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। रक्षा मंत्रालय ने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। तो जो रक्षा मंत्रालय ने, अगर फ्यूचर में भी हमें किसी से लड़ना पड़े तो एक अग्निपथ योजना उन्होंने डेवलप की है, शुरुआत की है उसकी। भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से है। मतलब कि जो इंडिया की जितनी भी सेनाएं हैं वो दक्षिणी सेनाओं से सबसे ताकतवर है, स्ट्रांग है। ठीक है, भारत की थल सेना ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 133 देशों में 4थे स्थान पर आती है। कौन से स्थान पर आती है, 4थे। ये भी कितनी प्राउड की बने, कितने मतलब 133 देश। सोचिए, हम 133 देश में से कौन से स्थान पर आ रहे हैं, 4थे पे। ये बहुत गर्व की बात है। भारत के बढ़ते रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ने रक्षा निर्यात में वृद्धि की है, ये तो हमें पता ही है, जो उन्नत सैन्य हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के उत्पादन करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में या फिर डिफेंस में या फिर मेडिकल फील्ड की बात करें, नए नए उपकरण डेवलप हुए हैं, नई नई मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, नई नई वैक्सीनेशंस बनी हैं। तो साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिसमें अग्नि श्रृंखला भी मौजूद है। ठीक है, तेजस फाइटर, तेजस के बारे में तो सबको ही पता है कि जो तेजस फाइटर लॉन्च हुआ था, हल्के लड़ाकू विमान और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तेजस का विकास और भारतीय वायुसेना में शामिल होना स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो तेजस जैसा फाइटर हमारे वायुसेना में होना बहुत ही एक सम्मान की बात है, महत्वपूर्ण बात है। वहीं हम विज्ञान की चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में देखें कि क्या रोल रहा है साइंस का, कैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स कैसे साइंस की नॉलेज यूज करके नए नए वैक्सीनेशन या दवाइयां, ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने अपनी समृद्ध विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से एक अद्वितीय पहचान बनाई है। ये तो हमें पता है कि मेडिकल फील्ड की भारत में एक नई पहचान बनी है साइंस की वजह से। भारतीय चिकित्सा विज्ञानियों ने शारीरिक उपचार के साथ साथ मस्तिष्क, ब्रेन से संबंधित तकनीकों का भी विकास किया है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी
बुखार, जुखाम, खांसी सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड करी है, ब्रेन से रिलेटेड भी कितनी बड़ी बड़ी खोजें की गई हैं। दुनिया भर में कई देश साइको कॉस्मेटिक, मानसिक व शारीरिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें पता है कॉस्मेटिक्स में भी कितनी डेवलपमेंट की है साइंस ने कि इसकी तरफ भी सारे देश बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसे चिकित्सा का प्रचलन प्राचीन काल में ही हो गया था। लोग तो अब बढ़ रहे हैं देश, बट भारत में तो प्राचीन हिस्टोरिक टाइम से ही कॉस्मेटिकोलॉजी को लेके हमेशा साइंस में रहा है और हमेशा इलाज रहा है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। गंभीर बीमारियां जितनी भी सीरियस या फिर डेडली डिजीजेस होती हैं, इलाज के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और उन्होंने चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस, येलो फीवर और कैंसर और पोलियो जैसी गंभीर जितनी भी सीरियस डिजीजेस थी उनसे रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट उन्होंने या फिर जितने भी उपचार हैं सब उपलब्ध कराए हैं। शोधकर्ता डॉक्टरों ने कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जितने भी संक्रमण थे कैंसर रिलेटेड वो सब उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट डेवलप करे। कोविड-19 की महामारी को साइंटिस्ट ने कितनी जल्दी ही भारत बायोटेक ने बहुत जल्दी वैक्सीन बना दी इंडिया की, जो बहुत कारगर भी रही, जिसके कारण लोगों को बहुत आराम भी लगा और लोग कोविड-19 से जूझ भी पाए। भारतीय चिकित्सा में क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों ने महामारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर साइंटिस्ट अपना रोल नहीं अच्छे से निभाते या फिर रिसर्चर्स अच्छे से नहीं डेवलप कर पाते कोई वैक्सीन, कोविड-19 के टाइम में जो जितनी बहुत बड़ी महामारी थी हमारी, अगर नहीं होता तो ये महामारी और भी गंभीर रूप से फैल सकती थी, जितने अभी स्टेज पे थे और डबल स्टेज पे वो जा सकती थी। भारत में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी उच्च गुणवत्ता और सस्ते उपचार के विकल्प हैं। जैसे देखा हुआ डिस्पेंसरीज, जिन क्षेत्र में लोग बाग ज्यादा महंगे उपचार नहीं ले सकते उनके लिए एक डिस्पेंसरी का आयोजन किया गया, सरकारी अस्पताल का आयोजन किया गया, जहां पे वो दवाइयां फ्री में ले सके और इलाज अपना मुफ्त में या कम पैसों में करा सके। वर्ष 2021 तक भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, क्योंकि इसमें कुल कितने मिलियन 4.7 मिलियन लोग कार्यरत हैं। क्यों हेल्थ सेवा इतनी स्ट्रांग है 2021 तक? क्यों? क्योंकि उसे 4.7 मिलियन लोग थे 2021 तक, अब तो 23 चल रहे हैं तो और बढ़ गए होंगे। इस क्षेत्र ने वर्ष 2017 से 22 के बीच भारत में 2.7 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा की हैं। मतलब कितनी सारी नौकरियां फिर भी डेवलप हुई हैं, 2.7 मिलियन लोगों को फिर भी नौकरियां मिली हैं हेल्थ सेक्टर में और अब भी मिलती हैं। ठीक है, प्रति वर्ष कितना बड़ा आंकड़ा है, 50,000 या 5 लाख से भी अधिक नई नौकरियां, 50,000 तो बहुत छोटा, 5 लाख से भी अधिक नई नौकरियां हैं हेल्थ सेक्टर में। वही संचार या फिर हम कम्युनिकेशन में देखें, सूचना संचार में कैसे साइंस ने अपनी उपलब्धि अचीव करी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने संचार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, जो मैंने आपसे पहले भी आपके से रिलेटेड डिस्कस किया है पूरा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जिसमें मैंने बताया था, फाइबर वाईफाई नेट के लिए चाहिए होते हैं हमें, 5G सेवा जो फोन में मिली जिससे इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो गई, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और आजकल सूचना संचार के विकास में भारत ने ई प्रशासन, ई कॉमर्स, जब डिजिटल वाला मैंने डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको ये सब बताया था कैसे साइंस ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया हुआ है भारत को डिजिटलाइज करने में। ई लर्निंग जैसे ऐप और मौसम पूर्वानुमान जैसे वेदर ऐप भी है, जो हमें पहले ही बता देता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कैसा मौसम रहेगा, इस मौसम में आपको ट्रैवल करना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर रेड अलर्ट है कि नहीं है। सूचना संचार क्षेत्र में विकास की शुरुआत यातायात, ट्रैवल के साधनों से हुई थी, जैसे कि दूरबीन, टेलीग्राफ और लेटर पोस्ट। जैसे सबसे पहले तो एक लेटर पोस्ट कार्ड ही चलते थे। हिस्ट्री में जाए अगर हम अपनी, तो उस टाइम पे लोग बाग कैसे कम्युनिकेट करते थे? पोस्ट कार्ड से। फिर धीरे धीरे वो लेटर में हुआ, फिर धीरे धीरे टेलीग्राम, फिर मेल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, फिर ईमेल स्टार्ट हुए, फिर वो फेसबुक, उससे पहले तो ऑरकुट,
ऑर्कुट से फिर फेसबुक आया, फिर फेसबुक से व्हाट्सएप आया, फिर मैसेंजर, फिर आपका क्या आने लगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इतने सारे एप्स बने। क्यों? कम्युनिकेशन के लिए। लोग बाग देश विदेश से, एक जगह से बहुत दूर दूर तक एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे के विचारों को जान सके, उन सब के लिए साइंस ने बहुत मदद करी। लेकिन आजकल के समय में तकनीकी उन्नति के कारण सूचना संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्रांतिकारी भी आई है भाई, हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है अगर ज्यादा है तो। आज के दिन में इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ईमेल और वीडियो कॉलिंग्स जैसे तकनीकी माध्यम हमें अधिक संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। तो हमें ज्यादा कांटेक्ट के लिए वीडियो कॉलिंग जो पहले नहीं होती थी, वो कि जिसमें हम इंसान को एक जगह बैठे हुए हम लाइव देख सकते हैं, वो वाला हमें माध्यम प्राप्त कराया किसने? साइंस ने। ठीक है, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन की वजह से, तो मोबाइल फोन भी जो डेवलप हुआ है साइंस की मदद से। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मोबाइल फोन भी, जो पहले एक लैंडलाइन हम उठाते थे, एक तार से कनेक्ट होता था फोन और जब बात करते थे, अब क्या है, तार ही गायब हो गया। अब क्या कह सकते, मोबाइल फोन, सबके जेब में मोबाइल फोन होता है ना। स्मार्टफोन ने हमें बेहतर तरीके से संचार करने का मौका दिया है। अब सबको स्मार्टफोन चाहिए, किसी को बटन वाला फोन नहीं चाहिए। पहले आते थे बटन वाले फोन आते थे छोटे से, ठीक है, पर अब क्या है, अब सबको स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन में 5G चलेगा, इंटरनेट अच्छा चलेगा। ठीक है, हमारे सारे एप्स जितने भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कनेक्ट करेंगे, टेलीग्राम रहेगा, जिससे हम पढ़ाई में भी बेस्ट रहेंगे। नई नई न्यूज या फिर जितनी भी गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली होंगी उन सब के बारे में हमें सूचना मिलती रहेगी, है ना। कोविड-19 महामारी के समय कम्युनिकेशन क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया था, सबको पता है, तो सब घर में ही बैठे थे और उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर भी आने बंद हो गए थे। तो सबको कैसे पता चलता था कि बाहर देश में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने अपनी योजना निकाली है इससे डील करने के लिए, तो वो सब हमें कम्युनिकेशन से पता चल रहा था। जरूरी जानकारी को पहुंचाने, विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने और समुदाय के साथ संवाद करने के लिए डिजिटल माध्यम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि उसमें अगर मीटिंग्स भी होती थी उस टाइम पे, तो कैसे होती थी, वीडियो कॉल होती थी या जूम मीटिंग होती थी आपकी, है ना। कितने लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो मीटिंग्स तो पहले भी होती थी, अब मीटिंग्स तो करनी है। फोन से ज्यादा अच्छा उनको मीटिंग का माध्यम किसने दिया? वीडियो कॉल ने दिया या जूम ने दिया। ठीक है, जिसमें एक से अधिक लोग, 10-12 लोग आराम से, जितने भी चाहे उतनी संख्या जुड़ सकती थी और आराम से वो लोग अपना कार्य करा पा रहे थे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मैंने बताया, वेबिनार्स रहे, ऑनलाइन शिक्षा, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस थी वो भी ऑनलाइन हुई। ठीक है, घर से बैठे लोगों ने सारी सुविधाओं का सही मानने में प्रदान करी सुविधाओं का लाभ उठाया। ठीक है, भारत के सूचना संचार क्षेत्र की प्रगतियां देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। कि भाई सामाजिक और आर्थिक विकास में भी भारत के कम्युनिकेशन ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। भारत का आईटी सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दुनिया को राह दिखा रहा है। अगर आईटी सेक्टर को नहीं वो इतना डेवलप करता, फोन्स वगैरह, वीडियो कॉलिंग वगैरह, 5G ये सब, तो हम इतने डेवलप और इतने एडवांस नहीं हो पाते। सूचना संचार ने मनुष्य को आपस में एक साथ जोड़ने का, एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया को क्या कर दिया? आत्मनिर्भर कर दिया है, भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। अब कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या रहा साइंस का, क्या उपलब्धियां रही, वो देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती से जोड़ा, बल्कि उन्होंने रोजगार भी दिया। ठीक है, जिनके पास, किसानों के पास रोजगार नहीं था, उनको रोजगार भी प्राप्त कराया। ठीक है, और आजकल कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसर हैं। पहले तो इतनी वैकेंसीज ही नहीं होती थी एग्रीकल्चर फील्ड में, अब तो किसानों के लिए भी, या फिर जो खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहता है किसी पौधे पे या फिर किसी किसानों की मदद के लिए, वो सब बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकाल दी गई। भारत विश्व में अपनी पहचान बना चुका है।
ठीक है, तो हमें पता है वर्ल्ड में इंडिया एक अपनी पहचान डेवलप कर चुका है, जैसे कि वह आत्मनिर्भरता, जो मोदी जी का नारा रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है, के साथ खाद्यान्न उत्पन्न में भी, जितने भी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में भी है उसमें भी भारत डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है दूसरों पे, अपनी ही उत्पाद बढ़ाता जा रहा है। डेयरी फार्मिंग में भी, और जैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है, तो सबसे ज्यादा दूध की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। कृषि के क्षेत्र में दूध की सबसे ज्यादा उत्पाद भारत के अंदर है। इसके अलावा भारत ने दालों की खेती भी, पल्सेस बढ़ाने के लिए पहल की है, जो प्रोटीन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता है हमें प्रोटीन दाल, दूध इन सब से मिलता है। प्रोटीन मिलेगा तो हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो हम बीमार कम पड़ेंगे। और वैश्विक मंच पर दालों का एक प्रमुख उत्पादक बन गया है, ठीक है। दूध उत्पादन में भी भारत अग्रणी है और दाल खेती में भी यह प्रथम स्थान पर है, ठीक है, पहले स्थान पर आता है दाल के प्रोडक्शन में भी। कपास की अनगिनत किस्मों का विकास करने में भी भारत अग्रणी है। उर्वरकों के उपयोग में भारत विश्व में चौथे स्थान पर धारण करता है, ठीक है, फोर्थ प्लेटफॉर्म पर है। विज्ञान ने परजीवी खेती, उर्वरक प्रबंधन, कृत्रिम बीज और अनुवांशिक विकास के बीजों का विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है। आज भारत जैविक खेती की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कैसे डेवलप बढ़ता जा रहा है? साइंस की मदद से। वही भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने उन्नत फसल, जैसे कि ना उन्होंने सीड्स जितने भी डेवलप किए, उनसे क्या हो रहा है? उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, उनकी खेती अच्छी हो रही है, उनकी फसल जो है टाइम से उग पा रही है, और जो भी वेदर जितना भी चेंज होता है वो सब झेल पा रही है ना। 1960 के दशक में शुरू की गई हरित क्रांति ने फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को पेश करके भारत की कृषि में महत्वपूर्ण मोड़ लिया दिया। मतलब अभी से नहीं, हिस्ट्री से चलता आ रहा है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से, जो एक बहुत बड़ा रहा हरित क्रांति। अब वहीं देखें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस में साइंस का क्या रोल है, कैसे उसने उपलब्धि करी है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमें अब तक पता ही है, जो लेटेस्ट है चंद्रयान 3, है ना। तो भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह की और सफलतापूर्वक यात्रा की है। मतलब इंडिया एक ओनली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जिसने मंगल ग्रह की पूरी सफलतापूर्वक यात्रा की है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, और इस प्रतिष्ठा यात्रा में भारत की कई राजनीतिज्ञों और शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, अनकमेंडेबल योग रहा है। मतलब इतना कि अगर विज्ञान डेवलप कर रहा है तो क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, उसके नॉलेज का। हर कोई साइंस में नहीं है बेस्ट, ठीक है। अगर हम किसी इंजीनियरिंग वाले को स्पेस में डाल दे तो वो तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्पेस में जो इसरो साइंटिस्ट हैं वो ही अपना काम कर पाएंगे। 1961 में परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी। हिस्टोरिक टाइम से ही चलता आ रहा है साइंस का रोल। मई 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। मतलब उन्होंने, इसरो ने जब 2017 में लॉन्च किया एक रॉकेट, और उन्होंने कितने ग्रहों का करा? 104 उपग्रहों का उन्होंने प्रक्षेपण कर लिया था। कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक ही बारी में। वहीं विश्व में लगभग 70 देशों के उपग्रह, मतलब 70 कंट्रीज को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, और भारत ने इस सूची में अपनी जगह बनाई है। तो मतलब भारत किसी से कम नहीं है। साइंस की मदद से भारत बहुत सारी उपलब्धियां अचीव कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स ले रहा है। PSLV और GSLV जैसे प्रशासनिक उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण किया गया है। यह सूचित करता है कि हमारी विज्ञान और तकनीकी की महत्वपूर्ण कितनी है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है भारत के लिए। वो PSLV और GSLV जैसे उपग्रहों को प्रक्षेपण करते हुए इनकी मदद से ये भारत ने दिखा दिया है।
रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है और भारत अंतरिक्ष प्रोग्राम के क्षेत्र में विश्व में चौथे स्थान पर है। तो आज हमने जाना कि साइंस की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं भारत के अंदर, कैसे विश्व को, भारत को उपलब्धि दिलाई है साइंस ने, विज्ञान ने, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, सूचना संचार के क्षेत्र में, या फिर हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऐसे ही हम आपको अवगत कराते रहेंगे नए नए करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।